थॉर वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थॉर जब अपनी ओडिन पावर इस्तेमाल कर लेता है तो उसके लिए वो अपनी ओडिन स्लीप में जाता है ताकि वो अपनी पावर्स को दोबारा रिस्टोर कर सके। लेकिन जब वो ओडिन स्लीप के अंदर जाता है तो वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पे वो जिंदा भी होता है और मुर्दा भी होता है, और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है ओडिन से जो कि सर्टर से मुस्तकिल लड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ओडिन जो है थॉर को एक ज़बरदस्त और पुरानी स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरह से इस दुनिया के ऊपर इंसानों का वजूद आया और किस तरह से उन्होंने अपने बाप की मदद नहीं करी, और इसी तरह उनको ये डर था कि थॉर भी कभी उनके साथ ऐसा ही करेगा। अब आगे तुम्हारी बर्थ के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाप की आवाज़ जो है फिर से जाग चुकी है। अब जो है वो आवाज़ मुझे हर रात सुनाई देती थी और मुझे सोने नहीं देती थी, मुझे वो तंग करती रहती थी, मुझे वो याद दिलाती रहती थी कि जो मैंने क्राइम करा है वो शायद मेरे साथ दोबारा दोहराया जा सकता है। मुझे जो है अब ना नींद आती थी ना ही कुछ खाने का दिल चाहता था। हर तरफ ऐसा लगता था कि मेरे दुश्मन खड़े हुए हैं, हर शेडो के अंदर, हर परछाई के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। और एक दिन जब मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो आखिरकार मेरे फादर की स्पिरिट मेरे सामने अपीयर हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा अगर तुमने ये करा। और वो बताता है बोर कि तुम्हारे हाथों से एक और बाप को मरना होगा। अगर तुम्हें पीस चाहिए मेरे से, मुझसे जान छुड़वानी है, तो तुम्हें एक और बाप को मारना पड़ेगा और तुम्हें उसके बच्चे को जो है अपने साथ घर पे लेकर आना होगा। उसको तुम्हें अपने दिल के अंदर जगह देनी होगी और तुम्हें उसको अपना बेटा मानना पड़ेगा। ये करो। अगर तुमने ये कर दिया तो उसके बाद से मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें कभी भी नहीं तंग करूँगा। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम मेरी आवाज़ से तो फ्री हो जाओगे, लेकिन ये गद्दारी जो है अब तुम्हारे खून के अंदर आ चुकी है, और एक न एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ बिल्कुल यही करेगा जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम्हें भी उस वक्त पता चलेगा कि कैसा लगता है अबंडेंट हो जाना, खो जाना, और जब हमें कोई बचाने के लिए वापसी लौट कर ना आए, जब तुम्हें पता चलेगा कि अकेला रहना कैसा लगता है। तो यहाँ से बेसिकली आपको लग रहा होगा कि आप ओलंपियन गॉड्स की कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओलंपियन गॉड्स की कहानी कुछ इसी तरह की है जो मैंने अपने चैनल पे आपके साथ बहुत टाइम पहले शेयर करी थी कि उसमें से जो है हर कोई अपने बाप को मारता हुआ आ रहा था और उनके यहाँ ये बेसिकली एक तरह का रिवाज चल चुका था। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्स गॉड के अंदर भी कहीं हद तक ये रिवाज माना जाता है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो अपने बाप से जान छुड़वानी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल में आज के दौर में एक बहुत ही डार्क बात समझी जाती है। और ओडिन बताते हैं कि उस बात के बाद ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं था और हम एक बार दोबारा फ्रॉस्ट जायंट के साथ खतरनाक बैटल के अंदर आ गए एसगार्ड की माउंटेन्स के बाहर, और मेरे वॉरियर जो है बहुत बहादुरी से लड़े उन लोगों से भी, और इसी तरह मैंने जो है वहाँ पे एक फ्रॉस्ट जायंट का कत्ल कर दिया। लेकिन हम देखते हैं जब उस फ्रॉस्ट जायंट को मारता है तो पीछे से उसका बेटा चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है कि फादर फादर। अब ये मुझसे मत पूछना कि मुझे कैसे पता था कि मुझे इसी को मारना है, मुझे नहीं पता। मैंने इतने बापों, बच्चों और बड़ों को मारा है इतनी सेंचुरीज़ में, लेकिन मुझे पता था कि ये वही है जिसको मुझे मारना है। और अब मुझे पता चल चुका था क्योंकि उसका बेटा उसके पास आके बैठ गया था। और हम देखते हैं वो जो फ्रॉस्ट जायंट का बेटा होता है वो ओडिन की तरफ तलवार उठाते हुए आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और जब ओडिन पे हमला कर रहा होता है तो बीच में एक एसगार्डियन आके उसको दूर फेंकता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने लॉर्ड ओडिन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो ओडिन बोलता है कि नहीं, ये जो है जिंदा रहेगा, इसको जो है महल पे ले चलो और कपड़े वगैरह पहनाओ, इसको जो है मैं अपने बेटे की तरह पालूंगा। तो वो एसगार्डियन बोलता है कि माय लॉर्ड आप ये क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं ओडिन कि मैंने तुमसे कहा ना तो वही करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एसगार्डियन उसको उठाता है और अपने साथ ले जाता है। और इस स्टोरी के जो हैं बहुत सारे वर्जन्स को मैंने जो है दिन पर दिन ग्रो होने दिया। मैं नहीं चाहता था कभी भी ये असली स्टोरी लोगों के सामने आए कि किस तरह से मैंने तुम्हारे भाई लोकी को अडॉप्ट करा, लेकिन ये एक वो राज है जो कि आज तक किसी को नहीं पता था और सिर्फ मेरे ही दरमियान था। और उस दिन के बाद से जैसा कि मेरे बाप ने मुझसे वादा किया था, मैंने उसके बाद से उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी, मैं उससे बिल्कुल फ्री हो चुका था। लेकिन मैं अपने बाप की इतनी ज़्यादा चालाकी और ग्रेटर और सिंपलर चीज़ नहीं समझ पाया जो कि मेरी आंखों के सामने थी, और वो ये थी कि मेरे फादर का ये एक्ट जो था मुझे माफ़ करने के लिए नहीं था, लेकिन ये जो था मेरे फादर ने इसलिए करा था ताकि वो मुझसे बदला ले सकें। उनको पता था कि वो मेरे गले के ऊपर एक सांप बिठा रहे हैं जो कि सेंचुरी गुजरने के बाद भी मुझे डसता ही रहेगा और मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएगा जितनी मैं अभी तकलीफ के अंदर हूँ। और ये सब बात हम जानते हैं कि लोकी ने एसगार्ड के साथ क्या क्या करा है और ओडिन से वो कितनी नफरत करता है। मतलब लोकी के पीछे जो एक बहुत बड़ा मकसद है वो उसका खुद का बाप यानी ओडिन का बाप बोर है। उसी ने ऐसा चाहा था कि लोकी उनके सर पर आकर बैठ जाए और उनको दिमाग खराब करता रहे और वो सारी जिंदगी इसके ऊपर पछताते रहें। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा विलन लोकी नहीं बल्कि खुद ओडिन है। और ये वो बात है, ये वो सीक्रेट है जो कि मार्वल कॉमिक्स के बहुत ही कम रीडर्स को पता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि मेरे फादर इतने ज़्यादा इविल हो सकते हैं। इतनी डार्कनेस मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन मैं भी तो अपने बाप का ही बेटा हूँ ना, तो ये शायद इविल मेरे अंदर भी उतना ही हो जितना उनके अंदर था, और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी। और मुझे पता था, मैं जान चुका था कि इसी वजह से तुमने जो है कभी मुझे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करी और मैं इस वॉइड के अंदर इस तरह अकेले भटकता रहा।
ये मेरे फादर का कर्ज था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो फल मैंने बोया था मैं वही तो काटूंगा ना। लेकिन थॉर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, बोलता कि फादर, मैं ऑडियंस की बात काटते हुए बोलता कि बेटा तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कि तुमसे कहा कि मेरी किस्मत में यही लिखा था और मैं इसी को भुगत रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं ये डिज़र्व करता भी हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। चलो मेरे बेटे, अब मेरे ज़ख्म जो है वो पूरी तरह से भर चुके हैं और बहुत जल्दी सुबह भी होने वाली है, वो हमारा वेट कर रहा होगा। और इस तरह से हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के पास, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बेसिकली जेन फॉस्टर से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक एक रूम के अंदर जागता है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत लेटी भी होती है, और वहीं पे हम देखते हैं कि जेन फोस्टर उसकी खिदमत वगैरह कर रही होती है, और इस औरत की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और जेन फोस्टर मुस्तकिल इसका ख्याल रख रही होती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक और जेन आपस में मिलते हैं, और जेन बोलती है कि डोनाल्ड ब्लेक से मैं मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ मिसेस रोजिन आपके पास। लेकिन वो बोलती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितना वक्त रह गया है, तो प्लीज़ तुम ज़्यादा देर मत लगाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक और वो जेन यहाँ पे आके मिलते हैं, और वो लोग अपनी आपस की बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें हैं इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो लोग अपनी आपस की बातें कर रहे होते हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हम यहाँ से दोबारा ओडिन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि अभी भी देखो वो सर्टर जो है अपने ज़ख्मों को चाट रहा है और वो अगले दिन की तैयारी कर रहा है। तो थॉर बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कब तक चलता रहेगा। तो ओडिन बोलते हैं कि सर्टर जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर और चालाक है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। रैग्नारॉक से पहले ही उसने जो है अपना एक पोर्शन इस जगह के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि जब रैग्नारॉक आएगा तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसका एक पोर्शन यहाँ पे ज़िंदा रहेगा, और इस तरह वो यहाँ पे बचा रहेगा। और अब उसकी स्पिरिट जो है यहाँ से निकलने की हर रोज़ाना कोशिश करती है फ्रीडम की तलाश में, ताकि वो मेन लैंड पे जा सके और वही काम कर सके जो कि वो पहले कर रहा था अपनी पुरानी ज़िंदगी के अंदर। और एवरीडे मुझे जो है इसको यहाँ पर रोकना होता है, हर रोज़ मैं उसको मारता हूँ, हर रोज़ मैं ज़ख्मी होता हूँ, हर रोज़ वो मरता है, लेकिन अगले दिन ये दोबारा सब वैसे ही शुरू हो जाता है। और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से ये रैग्नारॉक हुआ है, और मुझे लगता है कि अब ये हम सारी इटर्निटी के लिए ऐसे ही करते रहेंगे, जब तक ये टाइम चल रहा है, जब तक ये यूनिवर्स चल रही है। फाइटिंग, ब्लीडिंग, डाइंग और दोबारा जिंदा होना, अब मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है हमेशा के लिए। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक जो है जेन से यही बात करने आता है, क्योंकि एक बार पहले भी लेडी सिफ की जो स्पिरिट थी वो जेन फोस्टर के अंदर आके घुस गई थी कुछ टाइम के लिए। ये बहुत पुराने कॉमिक्स की बात है, तो डोनाल्ड ब्लेक समझ रहा था कि हो सकता है कि अभी भी लेडी सिफ की स्पिरिट जो है वो जेन फोस्टर के अंदर आ गई हो और वो उससे यही पूछना आता है। लेकिन इस बात पे जो है जेन फोस्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम इतने सालों के बाद मुझसे मिलने आए हो, और वो भी सिर्फ इसीलिए, मतलब उसके लिए। तो डोनाल्ड बोलता है कि हाँ, अगर तुम इस तरह से देखोगी तो यही बात है, मैं उसको ढूंढने के लिए ही आया हूँ। और जेन उसको इस तरह से मुंह पे चमाट मारती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे पास उसके लिए आए हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि जेन वहाँ से गुस्सा होकर उससे दूर चली जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुमसे कुछ पूछना है अब। और वहीं पर ओडिन बोलते हैं कि मेरे बेटे, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। तो थॉर बोलता है कि नहीं फादर, अब जैसा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, और मैं एक मोटल बॉडी के अंदर ट्रैप भी हुआ हूँ, तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से फ्री करवा के ले जा सकता हूँ इस मिजरेबल प्लेस से। तो ओडिन बोलते हैं, क्या मेरे बेटे तुम ये अपने दिल से कह रहे हो? तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं चले गया तो सर्टर दोबारा से यहाँ से भाग जाएगा और लोगों को जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने जो है उन लोगों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करी है और तुम एक अच्छे राजा साबित हो रहे हो। सिर्फ एक तुम ही थे जिसने साइकिल ऑफ डेथ के बाहर देखने की कोशिश करी और उसके ऊपर काबू पाया और इस रैग्नारॉक के चक्कर को ख़त्म करा। मैं जो हूँ कभी उस साइकिल के बाहर देख नहीं सका, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि सही चीज़ क्या थी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और अब मैं सिर्फ सर्टर को यहाँ पर रोक के रख सकता हूँ। तो एक यही चीज़ है जिससे मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और उस चीज़ को बचा सकता हूँ जिसको मैंने क्रिएट किया था। एक दिन को बार बार जीना मैं सह सकता हूँ, क्योंकि जो लोग सामने हैं उनको बचाने के लिए मैं ये सह सकता हूँ, अपने लोगों के लिए मैं ये सह सकता हूँ। ये जो है एक फेयर ट्रेड है। तो थॉर बोलता है, लेकिन फादर अगर आप यहाँ पर रुके रहे तो बोर का जो कर्ज है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ओडिन बोलते कि नहीं नहीं, वो कर्ज तो उसी मोमेंट पे ख़त्म हो गया जिस टाइम पे तुमने मुझे रिस्टोर करने की ऑफर अपने दिल से करी थी। बोर ने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा अकेले रह जाऊंगा, लेकिन देखो मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खड़े हो और तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, ये अपनी मर्जी से रुक रहा हूँ मैं यहाँ पे। थॉर बोलता कि लेकिन फादर आज के दिन जो है आपको अकेले खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के दिन मैं आपके साथ लड़ूंगा फॉर एसगार्ड। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर और ओडिन दोनों मिलकर सर्टर का सामना करते हैं और दोनों उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और थॉर बोलता है कि आज नहीं, आज जो है ओडिन नहीं मरेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर उस लेडी का रूम होता है, और वो बोलता है कि ये लेडी बिल्कुल अकेली है, बहुत ही अकेली है। और अचानक हम देखते हैं उस लेडी की आंख खुलती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई है, मुझे मदद की ज़रूरत है।
तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ के स्टाफ में से नहीं हूँ। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि जेन वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मैं आपको आगे देखती हूँ मिसेस चैम्बर थोड़ी देर के अंदर। और इस तरह यहाँ पे जेन आती है और डोनाल्ड ब्लेक से सॉरी करती है कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और बोलती है कि मुझे पता है कि उस जब लेडी सेफ की स्पिरिट मेरे अंदर घुसी थी बहुत टाइम पहले, तो उस वक्त मैंने एक अलग ही वॉरियर और एक ग्रेटनेस अपने अंदर फील करी थी, लेकिन अब मैं वो चीज़ अपने अंदर फील नहीं कर रही हूँ। इसका मकसद ये है कि मेरे अंदर सेफ नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। और वो बोलती है कि नर्स क्या तुम मिसेस चैम्बर को चेक कर सकती हो, मैं ज़रा यहाँ बात कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि वो नर्स जो है मिसेस चैम्बर के पास जाती है और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक जो है वहाँ से जा रहा होता है, वो अपॉलॉजी वगैरह कर लेता है जेन फोस्टर से और जेन फोस्टर भी बोलती है कि हाँ ठीक है, अब हम ज़रूर मिलेंगे आगे जाके। लेकिन वो जो औरत होती है वो यही बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन डोनाल्ड ब्लेक वहाँ से चले जाता है और वो नर्स आती है उसके पास और उसको बोलती है कि मैं आपके पास आ गई हूँ, आप बहुत ज़्यादा अपसेट है ना, तो आइए मैं आपके बालों को कॉम्ब कर देती हूँ, इससे आपको अच्छा फील होगा। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, तुम उसको रोको, वो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन वो नर्स बोलती है क्या तुम अपने आप को इस मिरर के अंदर देखना चाहोगी कि तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, ये देखो ज़रा। और हम देखते हैं बेसिकली उस मिरर के अंदर कि वो जो बुढ़ी औरत होती है बेसिकली उसी के अंदर जो है लेडी सिफ की स्पिरिट दली हुई होती है, यानी फंसी हुई होती है। और इसको फंसाया लोकी ने होता है, क्योंकि हम देखते हैं वो जो नर्स होती है वो दरअसल लोकी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लोकी की चाल थी कि उसने जो है लेडी सिफ को एक ऐसी बॉडी के अंदर फंसा दिया जो कि कुछ टाइम के अंदर मरने वाली है, और तभी वो जो है डोनाल्ड ब्लेक को बार बार रोक रही थी। और हम यहाँ से दोबारा वहीं शिफ्ट होते हैं नेदर वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे ओडिन बोलते हैं कि उसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो जो है दोबारा अपनी डार्कनेस के अंदर जाएगा और अपने जख्मों को चाटना शुरू कर देगा ताकि कल दोबारा तैयार हो सके। थॉर बोलता है कि हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब थॉर और ओडिन हमेशा एक साथ खड़े होंगे और ये दिन जितनी बार भी आए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ओडिन बोलते हैं कि तुम्हारी स्लीप जो है वो ख़त्म होने वाली है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम दोबारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर लौट जाओ अब, और जब तुम वापसी लौट के जाओ तो इसके बारे में बिल्कुल भी सैड मत होना थॉर। क्या इससे ज़्यादा कोई अच्छी जन्नत हो सकती है नॉर्स लोगों के लिए कि हम रोज़ जिएं और रोज़ मरें इस एटर्नल बैटल के अंदर। मेरे बेटे तुम बहुत लंबा जीना और अच्छा जीना। तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल फादर, मैं ऐसा ही करूँगा, गुड बाय। और ओडिन बोलते हैं कि गुड बाय मेरे बेटे। और वहाँ पे वो कौवे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि प्रिंसलिंग ये अभी भी सिर्फ एक प्रिंसलिंग है, ये कोई किंग नहीं बना। हाँ, ये अभी भी कोई किंग नहीं बना, ये एक प्रिंसलिंग ही है, लेकिन अब ये एक वेन प्रिंसलिंग नहीं है। हो सकता है कि ये एक फॉरगिवन प्रिंसलिंग हो। फॉरगिवन इसलिए है क्योंकि ये अपने फादर को यहीं पे छोड़ के जा रहा है। तो थॉर बोलता है कि मैं फॉरगिवन किसके लिए हूँ? तो वो कौवा बोलता है कि बिल्कुल तुम अपने लिए हो, ये सब तुमने ही तो किया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कौवे जो हैं थॉर को अभी भी टॉन्ट कर रहे होते हैं बार बार। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर की आँख जो है इस बॉक्स के अंदर खुलती है और हम देखते हैं कि जैसे ही थॉर उस बॉक्स से बाहर निकलता है, डोनाल्ड ब्लेक की बॉडी गायब हो जाती है रियल वर्ल्ड के अंदर से, क्योंकि अब वो दोबारा थॉर के अंदर आकर ट्रैप हो गया है। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और थॉर बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि अब वक्त आ गया है, मैं उन सबको वापसी ला चुका हूँ जिनको लाने की ज़रूरत थी, और एसगार्ड पे जितने लोग खड़े हैं ये सारे एसगार्डियन हैं, और अब एसगार्ड पे वो सारे लोग मौजूद हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ से जो है हमारा फ्यूचर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो क्यों ना अब हम इस फ्यूचर को हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ बनाएं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं दूसरी तरफ कि वो लेडी अपने हाथ में पकड़ के, यानी लेडी सिर्फ अपने आप को देख रही होती है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारे वॉल्यूम 3 का एक और स्टोरी आर्क ख़त्म होता है। तो इस स्टोरी आर्क के अंदर हमने बेसिकली देखा कि थॉर ने जो है अपने लोगों को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करी, और साथ में उसका सामना हुआ ओडिन से भी, जो कि हमें बात ये पता चली कि ओडिन जिसको अपने इतने टाइम से समझा हुआ था कि वो मर चुके हैं, दरअसल वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो जिंदा भी थे और मर भी चुके थे, जिसको नेदर वर्ल्ड कहा जाता है। और वहाँ पे वो इसलिए थे क्योंकि सर्टर भी वहाँ पे ही मौजूद था, और सर्टर से वो रोज़ लड़ते हैं और रोज़ उसको मारते हैं, और सर्टर इस तरह से रोज़ दोबारा अपने वॉन्ड्स सही कर लेता है और हील हो जाता है। इसी तरह ऑडियंस को रोज़ वहाँ पर रोकते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में ना जा सके और एसगार्डियन या दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। और यहाँ से हमें थॉर ने एक बहुत पुरानी फ्लैशबैक स्टोरी भी सुनाई कि किस तरह से उसने अपने फादर के साथ गद्दारी करी थी, और शायद इसी वजह से थॉर जो है इसको ढूंढने के लिए नहीं आया। लेकिन थॉर ने इस कर्ज को उसी मोमेंट में तोड़ दिया जब उसने अपने बाप से अपने दिल से पूछा कि क्या आप मेरे साथ वापसी चलेंगे। लेकिन ओडिन ने समझाया कि उनका यहाँ पर रुकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो सर्टर को यहाँ पर रोक के रखे हैं तब तक उनके लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए उन्होंने ये इस थॉर को समझाया कि अब तुम वहाँ के बादशाह हो, अब तुम्हें अपने लोगों को लेकर चलना होगा और मैं यहाँ से अपने लोगों को बचाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये स्टोरी आर्क ख़त्म होता है, और इसके बाद हमारा एक नया स्टोरी आर्क शुरू होगा। इस स्टोरी के आखिर में हमने ये भी चीज़ देखी कि लेडी सेफ जो है वो एक पुरानी और बुढ़ी औरत के अंदर ट्रैप हुई हुई हैं, और इसके पीछे लोकी की स्कीम है। तो यहाँ से ये बात साफ हो गई है कि लोकी जितना भी बदल जाए वो लोकी ही रहेगा, जबकि उसने अपने भाई से कहा था कि मैं अब नई ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी वो वही लोकी है जिसको हम जानते थे। और यहाँ से कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लोकी की जो नई स्कीम्स हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। सो गाइस, अभी जो है हम थॉर की स्टोरी से कुछ टाइम ब्रेक लेंगे जैसा कि आपको पता है, और हम जो है एक नई सीरीज़ की तरफ जाएंगे, और ये सीरीज़ होगी हल्क के ऊपर। और इसके अंदर जो हमें हल्क दिखने वाला है
वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ आपकी हल्की जो है फेवरेट सीरीज़ होने वाली है। तो मैं यही चाहूँगा कि गाइस आप मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो को स्टार्ट करूँ, उस सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, तो फ़ौरन से आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थॉर की। आप फिक्र बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।